हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। मैं अनिल सर आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, कंजंक्शन। और उसी कंजंक्शन से संबंधित कुछ सेंटेंसेज, और इन सेंटेंसेज को हम लोग इस वीडियो में करेक्ट करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि कहाँ पर किस कंजंक्शन के साथ कौन सा शब्द या किस कंजंक्शन का प्रयोग कहाँ पर कैसे किया जाता है, और साथ में ये भी जानेंगे कि इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कंजंक्शन वास्तव में होता क्या है। देखिए बच्चों, ध्यान से। कंजंक्शन जिसे सिंपल लैंग्वेज में ज्वाइनिंग वर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वाइनिंग वर्ड। अगर हिंदी की बात किया जाए तो कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक। देखिए, जो कंजंक्शन होता है हमारा, इसका काम है जोड़ना। ये क्या करता है? जोड़ता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये किन चीजों को जोड़ता है। देखिए, जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन का काम है वर्ड्स को जोड़ना, यानी दो या दो से ज्यादा अगर कोई शब्द है तो उनको आपस में ये क्या करता है? जोड़ देता है। इसके बाद कंजंक्शन क्लॉजेज को भी जोड़ता है, यानी दो या दो से ज्यादा अगर कोई क्लॉज है तो इन क्लॉजेज को भी सेंटेंस कंजंक्शन क्या करता है? आपस में जोड़ता है। या ये दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेज को भी आपस में क्या करता है? जोड़ता है। तो कंजंक्शन वो शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं अ कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन का काम क्या है? जोड़ना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द या कोई क्लॉज हो या कोई सेंटेंस हो, आपस में इनको क्या करता है? कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। उसी को कहा जाता है कंजंक्शन, संयोजक। तो अब इसी से संबंधित एक चीज और जान लेते हैं थोड़ा सा। जो ये कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन मुख्य रूप से बच्चों दो प्रकार का होता है। कंजंक्शन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो। कौन कौन? पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सेकंड होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये हमारे दो प्रकार के क्या हो जाते हैं? कंजंक्शन। अब इन्हीं से संबंधित हम इन वाक्यों को देखेंगे और सही करेंगे, और साथ में ये भी प्राप्त करेंगे, पता करेंगे कि कहां पर इसमें एरर है। चलिए, अब ज्यादा देर ना करते हुए हम पहला सेंटेंस लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, When he saw me, then he ran to welcome. देखिए, इस सेंटेंस में जो कंजंक्शन आया है बच्चों, वो है when। ध्यान रखिएगा, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो ये कंजंक्शन कैसे हुआ, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए हमें कि ये कंजंक्शन भी है। जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, when, why, who, where, ये सभी कंजंक्शन का भी काम करते हैं जब ये दो वाक्यों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर देखिए, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में अगर when आया है, और अगर when की हिंदी कब से निकल रही है, तब उस वाक्य में ये when कंजंक्शन नहीं रहेगा। और अगर किसी सेंटेंस में when आया है और इसकी हिंदी अगर जब से निकल रही है, तब हम इसे कहेंगे ये क्या है? ये कंजंक्शन है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये when की हिंदी क्या निकल रही है? जब। देखिए, when he saw me, जब उसने मुझे देखा, then तब he ran, वह दौड़ा, to welcome, स्वागत करने के लिए। तब वो स्वागत करने के लिए दौड़ा। अब यहां पर देखिए बच्चों, अगर मिस्टेक
कहाँ हुई है ये पता करने के लिए हम देखते हैं कि व्हेन का प्रयोग कैसे होता है। देखिए, अगर किसी क्लॉज की शुरुआत व्हेन से होती है, किससे होती है? व्हेन से, तो व्हेन के साथ जो तब की अंग्रेजी होती है या तो की अंग्रेजी होती है वो केवल कामा लगाते हैं, देन नहीं लिखी जाती है। क्या समझे आप? कि अगर व्हेन का यूज एज अ कंजंक्शन हुआ है तो उस सेंटेंस में जो तब की अंग्रेजी होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाई जाएगी? कामा, देन का यूज नहीं किया जाएगा। तो अब हमें पता चल चुका है इस सेंटेंस में एरर कहां पर है। देखिए, व्हेन से वाक्य की शुरुआत हो रही है और इस सेंटेंस में देखिए यहां पर किसका यूज किया गया है? देन, यानी तब की अंग्रेजी क्या लिखी गई है? देन। और जब सेंटेंस व्हेन से शुरू होती है तो ऐसे सेंटेंस में तब की अंग्रेजी सिर्फ क्या लगाते हैं? कामा। अब यही कामा तो या तब की क्या हो गई? अंग्रेजी। तो पहला वाक्य हमारा अब क्या हो गया? करेक्ट हो चुका है। तो करेक्ट होकर के सेंटेंस बनेगा व्हेन ही सा मी। अब देन को हटा करके इसको हटा करके यहां पर क्या कर देंगे? कामा। ही रैन टू वेलकम। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, जब व्हेन अगर कंजंक्शन का काम कर रहा है तो ऐसे सेंटेंस में जो तब की अंग्रेजी होगी वो क्या लगाई जाएगी? कामा लगाएंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बच्चों, as soon as he saw me his father sorry as soon as he saw his father then he began to read। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो कंजंक्शन यूज हुआ है वो यूज हुआ as soon as। अब यहां पर देखते हैं, देखिए जो as soon as वाले वाक्यों में देखिए बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, एज सुन एज की अंग्रेजी होती है ज्यों, हिंदी होती है ज्यों ही, यानी ज्यों ही वाले वाक्यों में, अर्थात एज सुन एज वाले सेंटेंसेज में जो त्यों ही होता है, त्यों ही की अंग्रेजी, यानी एज सुन एज वाले वाक्यों में त्यों ही या तो, त्यों ही या तो की अंग्रेजी सिर्फ कामा लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? कामा। इनके साथ देन या देन इन सब का यूज नहीं होता है। अर्थात अगर एज सुन एज का यूज एज या कंजंक्शन हुआ है सेंटेंस में तो उस सेंटेंस में जो तो की अंग्रेजी या त्यों ही की अंग्रेजी है वो हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ कामा। देन का यूज नहीं किया जाएगा। और इस सेंटेंस में यहां पर किसका यूज कर दिया गया है? देन। इसीलिए सेंटेंस हमारा क्या हो गया था? इनकरेक्ट। तो अब ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो गया है? करेक्ट हो गया। तो करेक्ट करके हम सेंटेंस को लिखेंगे एज सून एज ही सा हिज फादर, और ये देन हटा करके इसके जगह पर हम क्या लगा दें? केवल कामा, क्योंकि एज सून एज के साथ तो की अंग्रेजी हमेशा क्या लगाई जाती है? कामा। ही बिगेन टू रीड, यानी ज्यों ही उसने अपने पिता को देखा त्यों ही उसने पढ़ना शुरू कर दिया। ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। देखिए अगला सेंटेंस है 3rd नंबर का, नो सूनर डिड ही सी डेंजर ही रिटर्न। यहां पर देखिए बच्चों, सेम वही रूल है जो एज सुन एज वाले का था, सेम वही। देखिए रूल क्या है? नो सूनर, नो
सूनर। और इसके बाद एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, नो सूनर के बाद डिड या हैड सेंटेंस के अनुसार किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूर होता है। तो नो सूनर वाले वाक्यों में या उपवाक्यों में ऐसा बोलना चाहिए, वाक्यों में तो या त्यों ही की अंग्रेजी, तो या त्यों ही की अंग्रेजी देन अवश्य लिखी जाती है, अवश्य लिखी जाती है। देखा, जो एज सोन एज होता है तो एज सोन एज वाले में तो या त्यों ही की अंग्रेजी देन नहीं लिखी जाती, उसको हटा करके क्या कर देते हैं, कामा। लेकिन अगर उसी टाइप का सेंटेंस है और उसमें नो सूनर अगर आया है तो नो सूनर वाले वाक्यों में देन का यूज अवश्य होता है। तो जहां से नया क्लास स्टार्ट हुआ होगा दूसरा, वहीं पर हम बीच में क्या लगा देंगे, देन। देखिए ये है हमारा क्लास नंबर 1 और ये है क्लास नंबर क्या 2, यानी दूसरा क्लास। और देखिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, तो की अंग्रेजी क्या, देन। बस ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट से करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखते हैं, नो सूनर डिड ही सी डेंजर। अब यहां पर हम लोग तो की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, देन ही रिटर्न। अब ये सेंटेंस भी हमारा आप करेक्ट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। सेंटेंस है हमारा बोथ रवि एज वेल एज मोहन हैव पास्ड, यानी रवि और मोहन दोनों क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। यहां पर देखिए बच्चों, यहाँ पे जो यूज हुआ है बोथ, रूल क्या है, रूल इसके लिए है, रूल को गौर से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखिए बोथ के साथ, बोथ के साथ एज वेल एज का यूज नहीं होता है। बोथ के साथ एज वेल एज का यूज नहीं होता है। बोथ के साथ यानी इसके साथ, इसके साथ हमेशा एंड का प्रयोग करते हैं, एंड का यूज होता है। किसका यूज होता है बच्चों, एंड का। ये बोथ, ये जो एज वेल एज लगा है यही चीज क्या है, गलत लिखी हुई है। यानी बोथ के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, एंड। तो एज वेल एज हटा करके यहां पर क्या कर दिया जाए, एंड। बस ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो जाए। तो करेक्ट करके हम सेंटेंस को लिखते हैं, बोथ रवि, एज वेल एज हटाना है, क्या लगाना है, एंड। अब बोथ के साथ क्या हो गया, एंड मोहन हैव पास। ये सेंटेंस भी अब हमारा करेक्ट हो गया है। ध्यान रखिएगा बच्चों, बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज का यूज नहीं होता है। बोथ के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, एंड। बोथ डॉट डॉट एंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारा सीड। अब देखते हैं, ये भी सेंटेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ये भी सेंटेंस आता है अक्सर करके, खास करके 12th के बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, इफ वाले वाक्यों में, इफ वाले वाक्यों में कहने का अर्थ यहाँ पर है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इफ से हो रही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इफ एक क्या है, कंजंक्शन, जिसका यूज शुरुआत में ही कर दिया गया है। तो इफ वाले वाक्यों में, इफ वाले वाक्यों में
जो तब होता है या तो होता है, इसकी अंग्रेजी हमेशा क्या लगाई जाती है, कामा, देन का यूज नहीं करते, देन का यूज नहीं करते। देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो या करोगे, देन तब यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत इफ से हो रही है तो ऐसे वाक्यों में तब की अंग्रेजी के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कामा। बस ये सेंटेंस हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, तो करेक्ट करके सेंटेंस लिखते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, कामा, यू विल सक्सीड। ये सेंटेंस हमारा आप करेक्ट हो चुका है। ध्यान रखिएगा बच्चों कि इफ़ वाले सेंटेंस में तो या तब की अंग्रेजी हमेशा क्या लगाई जाती है, कामा ही लगाई जाती है, देन का यूज नहीं करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, ध्यानपूर्वक चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू में फॉल, आप गिर जाए। देखिए लेस्ट, इसमें कौन सा कंजंक्शन आया है, लेस्ट। देखते हैं, लेस्ट के साथ सहायक क्रिया के रूप में हमेशा शुड का प्रयोग होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बच्चों कि लेस्ट के साथ सहायक क्रिया हमेशा क्या लगती है, शुड। यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, मे, माइट, मस्ट, इन सब का प्रयोग क्या है, अशुद्ध है। लेस्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, शुड का। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होकर के बनेगा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। यानी मे के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, शुड। बस ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, कई बार ये भी सेंटेंस पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारा अनलेस। अगला सेंटेंस है हमारा अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। देखते हैं, देखिए बच्चों इसमें कंजंक्शन क्या है, अनलेस। ध्यान रखेंगे, अनलेस ये जो कंजंक्शन है ये एक नेगेटिव कंजंक्शन है। ये क्या है, एक नेगेटिव है। अगर किसी क्लॉज की शुरुआत या ऐसा को किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर अनलेस से हो रही है या अनटिल से हो रही है तो उस वाक्य में नॉट का यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये खुद एक क्या है, नेगेटिव कंजंक्शन है। और अगर ये जब खुद नेगेटिव है तो यानी कि इसके साथ इसी में नॉट क्या है, लगा हुआ है, तो दो नॉट एक साथ हो जाएंगे, यानी डबल नॉट का यूज किसी सेंटेंस में नहीं किया जाएगा। तो अगर अनलेस का यूज, अनलेस की हिंदी क्या होती है, इफ़ नॉट। देखिए बच्चों, इफ़ नॉट, तो इसी में क्या है, नॉट क्या है, इसी के अंदर छिपा हुआ है। तो अनलेस वाले क्लॉज में नॉट का यूज क्या होता है, नहीं किया जाता है। और यहाँ पर देखिए क्या लिख दिया गया है, डू नॉट, यानी नॉट इसमें अलग से लगा दिया गया है। तो इसी को हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है। बस ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक निगेटिव कंजंक्शन है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड
यू विल फेल, यू विल फेल, यानी जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो इसी में नॉट क्या है, छिपा हुआ है, तो हम लोग इस वाले क्लाज में नॉट का यूज नहीं करेंगे। बस ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डू नॉट का यूज कर दिया गया था और इसी डू नॉट को मैंने क्या किया, रिमूव किया यहाँ से। बस ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारा अगला सेंटेंस है बच्चों, देखिए अगला सेंटेंस है आई एम टॉलर फ्रॉम यू, आई एम टॉलर फ्रॉम यू। देखिए कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद प्रायः किसका प्रयोग होता है, देन का, फ्रॉम का यूज नहीं किया जाता है। इसीलिए सेंटेंस हमारा क्या था, इनकरेक्ट था। बहुत छोटी सी गलती थी इस सेंटेंस में, यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका यूज करते हैं, देन। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, आई एम टॉलर देन यू। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। ध्यान रखना बच्चों कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा किसका यूज किया जाता है, देन का यूज किया जाता है, फ्रॉम का यूज क्या है, गलत है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। माई ब्रदर इज एल्डर देन यू, मेरा भाई तुमसे क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री आया एल्डर। एल्डर क्या है, ये एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है एक। और अभी ऊपर बताया गया कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज होता है और देन का यूज यहाँ पे किया भी गया है, फिर भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। साथ में ध्यान रखेंगे बच्चों, देन के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है, एल्डर के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है, देन का यूज नहीं करते। यहाँ पर टॉलर के बाद देन का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द याद रखेंगे कि एल्डर या और भी कुछ शब्द हैं, जैसे पोस्टीरियर है, जूनियर है, सीनियर है, इन्फीरियर है, इन सभी के बाद देन का यूज ना करके बल्कि किसका यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है, माय ब्रदर इज एल्डर टू यू। ये ध्यान रखिएगा, एल्डर के साथ किसका यूज किया जाता है, टू का यूज, देन का यूज नहीं किया जाता है। अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद अक्सर देन का यूज होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारा द प्यून रैंग द बेल बिफोर आई रीच्ड द कॉलेज। द प्यून, अगला सेंटेंस हमारा द प्यून रैंग द बेल बिफोर आई रीच्ड द कॉलेज। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब इस सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। देखिए सेंटेंस है द प्यून रैंग द बेल बिफोर आई रीच द कॉलेज। यहाँ इसमें कंजंक्शन क्या आया है, इसमें कंजंक्शन आया है बिफोर, यानी बिफोर से दो क्लाजेज को आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। एक क्लाज हो गया हमारा ये हो गया, मान लेते हैं क्लाज नंबर 1, और दूसरा क्लाज हो गया हमारा ये कॉलेज वहाँ पर लिखा हुआ, ये हमारा हो गया क्लाज नंबर 2। अब देखिए अगर दो वाक्य, दो क्लाज हैं, दो वाक्य हैं और इन्हें जोड़ा गया है बिफोर से, यानी बिफोर कंजंक्शन से क्या किया गया है, जोड़ा गया है, तो जो पहले वाला सेंटेंस लिखा जाएगा, पहली क्लाज वाला, उससे हमेशा होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद वाला क्लाज होगा उस क्लाज को हमेशा होना चाहिए किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बस वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए।
और यहाँ पर अगर ध्यान से हम देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे लिखा है रैंक, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, ये V2 है। और सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। और जब बिफोर से वाक्य जोड़ा गया है तो पहला वाला क्लॉज किस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। और यहाँ पे लिखा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, यानी यहीं पर इस सेंटेंस में एरर है। और दूसरा क्लॉज होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे रीच्ड लिखा हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करें? इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में करें। तो पास्ट परफेक्ट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट में करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाना होगा क्या? हैड। और हैड के साथ हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर देंगे? थर्ड। बस ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। तो करेक्ट होकर के ये सेंटेंस बनेगा, द प्यून हैड रंग। रिंग, रेंग, रंग। रिंग फर्स्ट फॉर्म हुआ, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा बच्चों? रिंग। और रिंग का सेकंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग। तो द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड द कॉलेज। ये सेंटेंस अब हमारा करेक्ट हो चुका है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर किसी सेंटेंस को बिफोर के बजाय अगर आफ्टर से जोड़ दिया जाए, मान लो आफ्टर से जोड़ा गया है, तो अगर आफ्टर से जोड़ा गया है तो जो पहला वाला क्लॉज लिखा जाएगा, जो क्लॉज आगे लिखा जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। वो किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और बाद वाला क्लॉज जो होगा वो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। इसमें पास्ट परफेक्ट में अगर आफ्टर से जोड़ा जाए तो। लेकिन अगर बिफोर से जोड़ा गया है तो पास्ट परफेक्ट वाला यानी हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस क्लॉज पहले रहेगा और पास्ट इंडेफिनिट वाला बाद में। अगर आफ्टर से जोड़ा गया है तो पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले रहेगा, पास्ट परफेक्ट वाला बाद में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हार्डली। अगला सेंटेंस है हार्डली हैड ही सीन मी देन ही रैन अवे। आप देखिए, हार्डली, ध्यान रखिएगा बच्चों, हार्डली या स्कार्सली के साथ हमेशा और हमेशा व्हेन का यूज किया जाता है, देन का यूज नहीं करते। यानी हार्डली के साथ किसका यूज किया जाता है? हमेशा व्हेन का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पर किसका यूज कर दिया गया है? देन। इसीलिए सेंटेंस हमारा क्या हो गया था? इनकरेक्ट। बहुत छोटी सी गलती थी, तुरंत मिल गई। अब इसको हम लोग करेक्ट करके लिखते हैं, हार्डली हैड ही सीन मी। और यहाँ पे देन को हटा करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों? व्हेन ही रैन अवे। ये सेंटेंस भी हमारा आप करेक्ट हो गया। अब अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है बोथ सीता एंड गीता वर नॉट प्रेजेंट देयर। यानी सीता और गीता दोनों वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। अब देखिए बच्चों, देखिए बोथ, बोथ का प्रयोग, बोथ का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। इस चीज़ का हम लोग खास ध्यान रखेंगे कि बोथ का प्रयोग, या बोथ के साथ में एंड लगता है, यानी बोथ डॉट डॉट एंड का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया ही नहीं जाता है। इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? नाइदर। किसका प्रयोग करना चाहिए? नाइदर नॉर। बस ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए। तो अब इस सेंटेंस को हम लोग करेक्ट करके लिखेंगे। करेक्ट करके हम सेंटेंस को लिखेंगे। देखिए अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होने जा रहा है।
करेक्ट करके सेंटेंस को लिखेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि बोथ का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? नाइदर नार का। तो देखिए अब सेंटेंस करेक्ट करके लिखते हैं, नाइदर सीता नार गीता वाज प्रेजेंट। दिए सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दो लोग हैं, सीता और गीता, और यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया था, दो लोग हैं, और नीचे वाले में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? वाज। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग कोई दो सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन नंबर 1 हो गया सीता और दूसरी क्या होगी? गीता। ये भी सिंगुलर है और ये भी क्या है? सिंगुलर है। अगर दो सिंगुलर नाउन को हम लोग नाइदर नार से जोड़ रहे हैं तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्ब को हटा करके क्या कर दिया है? वाज। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया है। अब बढ़ते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारा सी वॉक्स, वह चलती है, एज इफ मानो सी इज, वह है अ क्वीन, एक रानी, वह ऐसे चलती है जैसे वो क्या हो? रानी हो। अब देखिए यहाँ पे एज इफ, इसमें क्या आया है बच्चों? एज इफ, मानो, मानो नहीं मानो, एज इफ। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एज दो, एज दो भी यहाँ आ सकता है। एज दो मीन्स में क्या होता है? मानो, मानो। दोनों का सेम अर्थ है, दोनों का सेम यूज है। एज इफ वाले वाक्य में जो वर्ब लगता है बच्चों, जो वर्ब, ये वर्ब हमेशा पास्ट टेंस का लगता है। किसका लगता है? पास्ट टेंस का। हमेशा भूतकाल की क्रिया का यूज करते हैं। और यहाँ पर किसका यूज कर दिया गया है? प्रेजेंट। इज का यूज किस टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। और एज इफ़ या एज दो वाले वाक्यों में हमेशा किस प्रकार का वर्ब का प्रयोग करना चाहिए? पास्ट टेंस वाली। तो इसी इज का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वाज या वर। तो उन्हीं दोनों में से एक हम लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट होकर बनेगा सी वॉक्स एज इफ सी वर आ क्वीन। ये सेंटेंस अब हमारा करेक्ट क्या है? हो चुका है। अब यहाँ पर एक बात और सोचने वाली है इस सेंटेंस में। क्या है सोचने वाली बात? सोचने वाली बात है इसको लेकर, सी। ये सी कैसा है? सिंगुलर है। एक पर्सनल प्रोनाउन और ये कैसा है? सिंगुलर। और हमें पता है कि सिंगुलर के साथ हमेशा वाज लगता है, प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है? वर लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सी के साथ किसका यूज कर दिया गया? वर का। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि एज इफ़ या एज दो वाले वाक्यों में पास्ट वर्ब का प्रयोग होता है तो बात ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, उन सभी के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे? वर का ही यूज करेंगे। यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि ये सिंगुलर है तो इसके साथ वाज होना चाहिए या प्लूरल है तो इसके साथ वर, ऐसा नहीं। अगर एज इफ़ या एज दो वाला वाक्य है तो उसमें हम हमेशा किसका यूज करेंगे? वर का ही यूज करेंगे। क्योंकि इसमें क्या है? इसमें कल्पना की जा रही है। और वो भी कैसी कल्पना की जा रही है? कोरी कल्पना, जो शायद कभी सच ना हो, कि वह ऐसे चलती है मानो वो क्या हो? राजकुमारी हो। तो ऐसे अगर सेंटेंस होते हैं तो उसमें हमेशा वर का ही प्रयोग किया जाता है, पास्ट वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। अब शायद सेंटेंस हमारा ख़त्म हो गया है। 14 ही सेंटेंस थे, हमें लग रहा था कि सेंटेंस और ज़्यादा है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, क्योंकि इसमें कुछ सेंटेंसेज ऐसे दिए गए हैं जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आएगा। और अगर
नहीं समझ में आता है, किसी सेंटेंस में दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में उस पर वीडियो बना करके आपको उसका जवाब सटीक दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।